हाँ जी, क्या हाल चाल आप सभी के? मस्त हैं? तैयारी कैसी चल रही है आपके ग्रामर शिक्षक की, ग्रामर पोर्शन की? बिंदास बिल्कुल चल रही है? कहीं ऐसा तो आपको फील नहीं ना हो रहा है कि गुरुजी ने हमसे इतने कम पेमेंट लिए हैं तो फिर कहीं ऐसा ना हो इधर उधर गुरुजी पढ़ा के निकल जाए? बिल्कुल रिलैक्स रहना, क्योंकि अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये आदमी है क्या, ये टीचर है क्या। ठीक है, इत्मीनान से पढ़ो, है ना। चलिए, तो हम लोग जो है पिछली क्लास में प्यारे बच्चों क्या पढ़ लिए थे? टेंस में हम लोग पढ़ लिए थे इंट्रोडक्शन कि टेंस क्या है, टेंस के क्लासिफिकेशंस हम लोगों ने कर लिए थे, कुछ बेसिक वर्ब्स के इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो हम लोगों ने कर ली थी। हमने ये भी बता दिया था कि टेंसेस जो है वो प्रेजेंट टाइम के साथ चार, पास्ट टाइम के साथ चार और फ्यूचर टाइम के साथ चार होती है। अब हमें टेंसेस को पढ़ना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, टेंस को हम जो पढ़ाएंगे आपको 3 लेवल पर लेकर के चलेंगे। ठीक है, यानी कि हम जो टेंस आपको पढ़ाएंगे तो जो लेवल्स ऑफ मेरे टीचिंग होगा प्यारे बच्चों टेंस को पढ़ाने का, हम आपको 3 लेवल पे पढ़ाएंगे किसी भी टेंस को। सबसे पहले तो उस टेंस की थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन की, बात करेंगे, अर्थात बिहार के बच्चों परिभाषा की। किसकी? परिभाषा की। दूसरी बात हम करेंगे उसके आइडेंटिफिकेशन की, बात करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मतलब राजा होता है कथी, बोलो जरा, तो उसकी पहचान, तो हम लोग पहचान भी लेकर के आएंगे। तीसरी बात होगी, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर्स की, बात होगी, जिनका मतलब होता है संरचनाएं या आप रचना जो समझ लो। नंबर 4 की बात करेंगे यूजेस की, यूजेस का मतलब बेटा जी क्या होगा? प्रयोग होगा। समझ जाओ, मैं कितने लेवल पे हर एक टेंस का चर्चा करूंगा? 4। और इसके बाद जो 5वां होगा प्यारे बच्चों, वो फिर आपकी इसी पे बन जाएगी क्वेश्चंस, और हम बात करेंगे फिर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की। ठीक है जी, आराम से। तो पहले हर एक टेंस की हम लोग डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे, एंड देन उसकी पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या है, उसके यूजेस क्या है, उसके क्वेश्चंस के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये सारा चीज प्यारे बच्चों मैं आपका एक एक करके टेंस में आपको मैं सारी चीजें आपको पढ़ा दूंगा। बात समझ में आया? उस तरीके से तो बिल्कुल मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं जिस तरीके से YouTube पे जो है ना बहुत ऐसे अंग्रेजी पढ़ाने वाले महारथी लोग हैं जो टेंस में पढ़ाते हैं कि क्रिया के हिंदी क्रिया के वाक्य में मतलब वाक्य के हिंदी क्रिया के अंत में क्या मिलेगा? ता है, ती है, रहा है, रही है। ये सब वो लोग पढ़ाते हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ताहू इत्यादि लगा हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं इत्यादि लगा हो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और प्यारे बच्चों, इस तरीके से तो टेंस तुम कभी पढ़ ही नहीं पाओगे। अगर आपने पढ़ा भी होगा ना तो इसको बांध लो और ले जाकर के नहरी में फेंको। ठीक है, ऐसे तो टेंस समझ में आएगा नहीं। हम लोग इंग्लिश की क्लास कर रहे हैं बच्चे, इंग्लिश में समझेंगे। तो आइए एक एक टेंसेस का हम लोग जान प्राण लेते हैं, है ना। एक साथी हमारा पूछ रहा था कि गुरुजी ये जो आप बोर्ड पे पढ़ा देते हो गुरुजी इसकी भी हमें पीडीएफ्स दे दो। अरे नालायक, पीडीएफ्स दे देंगे तुम मोबाइल में रख लोगे, उसको उठा करके छाप लोगे, मजा कहाँ आएगा? एक साथ पढ़ो, एक साथ इन द सेंस कि मैं पढ़ा रहा हूं, नोट करने का हम मौका देते हैं, वीडियो को पॉज करो, पूरा नोट्स बनाओ। उस समय नोट्स बनाओगे तो सीधा तारा दिमाग में घुसी, दिमाग के ऐसे पढ़ाई मत करो कि सब कुछ दे दो हम गुरुजी छाप लेते हैं, वैसे मजा नहीं आएगा, फिर हमारे लेवल को आप पकड़ नहीं पाएंगे। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो ठीक है। चलो जी प्यारे बच्चों, परेशान नहीं होना है, बस साथ दे दो भाई मेरे, बहन मेरे, हम लोग बहुत दूर तक निकलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 का, टेंसेस विथ प्रेजेंट टाइम। ठीक है, टेंसेस विथ प्रेजेंट टाइम। देखो हम जो है बड़े उम्मीद से पढ़ा रहे हैं आप सभी को कि आप सभी हमारे प्रयास को कभी असफल नहीं करेंगे, सफल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की।
प्रेजेंट इंडेफिनिट की, किनकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, है ना। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बाबू क्या है, थोड़ा फैन अपनी तरफ कर ले। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है प्यारे बच्चों, एक चीज आपने कभी कभी देखा होगा कि कहीं कहीं इसका नाम जो है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस भी लोग बता देते हैं, हालांकि नाम अगर ऐसे लिखो उसी का नाम बता देते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये तो तुम्हारा टाइम है और ये तुम्हारा टेंस है। अब इस दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना, फिर हम लोग आगे पढ़ना हमको विशेष रूप से इन्हीं महाशय जी को है। लेकिन कुछ बच्चे पूछ देते हैं कि सर यहाँ पे इंडेफिनिट लिखा है, यहाँ पे गुरुजी मेरे सिंपल लिखा है, तो ऐसा क्या मामला है। तो इंडेफिनिट पे हम चर्चा करेंगे, पहले सिंपल समझ जाओ। होती क्या है ना, हमने बताया था वर्ब जो है दो तरह से एक्ट करता है, एक एक्शन दिखाता है, एक एक्शन नहीं शो करता है, मतलब नॉन एक्शन होता है। हमने आपको पढ़ाया था कोपचा में, आओ आई कोपचा में समझ लो, है ना। जो मेरी बहन लोग होगी परेशान नहीं होगी कि कैसे पढ़ा रहे हैं भैया आप, तो प्यारे बच्ची हमारी बहना आराम से पढ़ो, भाई आपका यहाँ खड़ा है, कोई टेंशन लेने वाली की बात नहीं, साइड में आ जाओ। तो हमने यहाँ पे आपको कहा जितने भी वर्ब्स होते हैं बाबू दो कैटेगरी में जाते हैं, एक एक्शन शो करने वाले और एक होते हैं नॉन एक्शन शो करने वाले। और एक्शन का मतलब क्या है, जिसमें चेंज होगा स्थान, समझ रहे हो ना। जैसे हम ऐसे बोल रहे हैं ट्रेन, ये एक्शन हो गया, हम ऐसे हो गए, ये एक्शन चल रहा है, ये एक्शन चल रहा है, जहां मूवमेंट की बात हो जाए। नॉन एक्शन में जहां मूवमेंट की बात नहीं होगी। तो नॉन एक्शन वाले जो भी होते हैं ये क्या क्या दिखा सकते हैं, आपकी अवस्था दिखा सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, आपकी पोजीशन, आपकी अधिकार को बता सकते हैं, जैसे ओनरशिप भी आप कह सकते हो। आपके किसको बता सकते हैं, ये ओनरशिप को बता सकते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई ये आपके रिलेशन को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो चीजें बताने वाले हैं ये सब नॉन एक्शन है। और ये नॉन एक्शन वाले जो सेंटेंसेस आप प्रेजेंट में रख के बताओगे, कहाँ रख के बनाओगे, प्रेजेंट में रख करके बताओगे, तो इन्हीं को हम किसके अंदर में रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे। अभी इसकी चर्चा होगी, पहले इसको समझ जाओ। जैसे प्यारे बच्चों, अच्छा इसमें क्या है ना, एक मक्खी जो है वो घूम घूम करके मजे ले रही है, ठीक है, कि ये व्हाइट व्हाइट सा चल रहा है, इधर उधर उड़ते हैं, हम जो है कलर बनाएंगे उसी का इधर उधर उड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, तो इसको जरा समझ लो। जैसे मैंने कहा कि आई एम अ टीचर, मैं क्या हूं प्यारे बच्चा, मैं एक टीचर हूं। फिर मैंने कहा आई एम सिक, हम क्या हैं, तभी बीमार है। फिर हमने यह कहा आई हैव अ बॉल, मेरे पास क्या है, तो एक बॉल है। फिर मैंने कहा कि आई हैव एन अंकल इन गोवा, हमारे एक अंकल हैं जो कहाँ है, बताओ जी, गोवा में है। अब बड़े ध्यान से सारे सेंटेंसेस को देख लियो, यहाँ पर भी क्या है, एम है, एम है, हैव है, मतलब इसमें क्या होंगे, इज, एम, आर, है ना, हैव, हैज, प्रेजेंट में। बाकी पास्ट में जाओगे तो वाज, वेयर, उधर हैड हो जाएगा, फ्यूचर में जाओगे तो शैल बी, विल भी हो जाएगा। तो भैया बताइए कोई एक्शन शो कर रहा है, नहीं कर रहे। एक बार यही सिंपल समझ जाओ, फिर आगे हम सिंपल नहीं समझाएंगे, इंडेफिनिट पे ही चर्चा करेंगे। अब ये क्या बता रहा है, आई एम अ टीचर, ये मेरी स्टेट है कि मैं एक टीचर हूँ, ये मेरे पोजीशन, मतलब मेरे पोजीशन को ये बता रहा है कि मैं क्या हूँ, तो एक टीचर हूँ। आई एम सिक, हम बीमार हैं। अब राजा एक शब्द यहाँ पे होता है सिक और एक शब्द यहाँ पे होता है इल, ये दोनों में डिफरेंस है। सिक क्या होता है, टेम्पररी बीमारी, जैसे किसी का सर दर्द, जैसे क्लास में कोई कर रहा है, सर मेरा दर्द कर रहा है सर, तो तुमको सिक हो गया, तुम सिकनेस हो गई तुमको, तुम सिक हो गए। किसी को घर की याद आ रही है, रूम लेकर के रह रहा है, तो उसको बोलेंगे उसको होम सिक हो गया है। तो सिक क्या होता है, ये टेम्पररी होता है। और इल क्या होता है, ये टेम्पररी नहीं होता है, ये लंबे समय तक चलता है। जैसे कोई 2 दिन से बीमार है, किसी को कैंसर हो गई, ठीक है ना, किसी को टीबी हो गया, कोई 4 दिनों से बीमार है, तो ये लंबा जो चलेगा उसको इल और जो टेम्पररी उसको सिक कहेंगे। समझ में बात आ गई। तो ये मेरी अवस्था है, आई हैव अ बॉल, मेरे पास बॉल है, तो ये मेरा पोजीशन या ऑनरशिप, यानी कि इस दोनों का मतलब होता है बेटा अधिकार, जो आपके अधिकार को बताएगा। तो ये आपका अधिकार हो गया। आई हैव एन अंकल, हमारे एक चाचा है, कहाँ है चाचा जी, गोवा में है, तो मेरा रिलेशन हो गया।
तो यहां से प्यारे बच्चों जो नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेस बनेंगे वो सिंपल टेंसेस में जाएंगे और जो एक्शन वाले सेंटेंसेस बनेंगे वो इंडेफिनिट में जाएंगे। पहले तो क्लियर कर लो, ठीक है। बोलो अब आगे बढ़े। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब ऐसे ही पास्ट आएगा तो वाज वेयर वाले, हैड वाले, फ्यूचर आएगा शैल बी विल बी वाले जो नाउन से बनेगा एडजेक्टिव से बनेगा वो सारे के सारे। अब आगे हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग बस आगे बढ़ाएंगे जो अपना सिलेबस है। तो आ जाओ जी प्यारे बच्चा, तो हम लोग बात करते हैं इंडेफिनिट टेंस की। प्यारे बच्चों खूब प्रेम से समझना, ऐसे समझना कि मजा आ जाए, ठीक है। तो इंडेफिनिट क्या करता है कि ये शो करता है, इट शोज an action which is not completed in the present। ला 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 ला, समझ में आया? दिख रहा है तेरे को? हाँ बिल्कुल दिख रहा है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्यों तरसता है तू बंदे, समझ रहे? कल ही बदलेगा मंजर। देखो इट शोज एन एक्शन, ये एक एक्शन को शो करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो एक्शन कंप्लीटेड नहीं है, जो इनकम्प्लीट है। कहा बेटा? प्रेजेंट में। ये बात तो आप अभी से याद कर लो कि जो प्रेजेंट होता है ना बाबू कभी कंप्लीट नहीं होता है, या तो चल रहा है, चलता है, पास्ट कंप्लीट होता है। कौन सा कंप्लीट होता है? पास्ट। जैसे वो मर गया, हमारी चैप्टर खत्म हो गई, मैंने मैट्रिक का परीक्षा दे दिया, तो ये कथी हो गया? ये हो गया पास्ट। बात समझ में आया? अरे हमारी जुबान आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? अब बात करते हैं डेफिनेशन के, आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें और चीजें। दूसरी बात करते हैं बेटा आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है राजा? इसका मतलब होता है पहचान। अब हमें अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान बताना है कि कैसे पहचाने गुरुजी कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस है, ये सेंटेंस मेरा किस टेंस का है, किस टेंस में है गुरुजी? इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है, किसका है गुरुजी? अब हम बच्चों से जैसे पूछते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेटा पहचान बताओ, तो बच्चा बताता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूं इत्यादि लगा हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो हम कपार पकड़ के कहते हैं कि हे बोतला, अंग्रेजी के टीचर के तो हिंदी के पैसा दे के आ गया रे। तो इमेजिन कर तोरा सामने कोनो अंग्रेज आदमी खड़ा हो और तुमसे पूछे कि व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो तुम क्या बोलोगे? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में तो अंग्रेजी, वो तोरा के मने मने 4 गो गरियाएगा और वो सोचेगा नतिया हमको ही ऐसा अंग्रेजी बना दी। तो भैया ये नहीं है, इंग्लिश पढ़ रहे हो, ग्रामर सीख रहे हो, तो इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन पढ़ो तो रस आएगा, आनंद आएगा। आइडेंटिफिकेशन क्या है राजा? बड़ी सिंपल सी है। जहां भी तुमको दिख जाएगा वर्ब का फर्स्ट या फिर फिफ्थ फॉर्म, जहां भी दिख जाएगा फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, या इनको सपोर्ट करने वाले कुछ है भैया, जैसे डू है या फिर आपको डज है, ये कहीं भी दिखेंगे, इनके आगे क्या आएगा? वर्ब 1 आएगा। हमने बेसिक में पढ़ा दिया। तो जिस भी सेंटेंस में तुमको ये महाशय दिख गए, ये महाशय दिख गए, वर्ब 1 वर्ब 5 या डू डज के साथ वर्ब 1 लगा हो, अलग बात है। हम लोग नेगेटिव में एम्फेटिक सेंटेंस में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटेरोगेटिव में डू डज का इस्तेमाल करेंगे। तो वो सेंटेंस, वो वर्ब, याद रखिए वर्ब हमारा इंडेफिनिट में होगा, हमारा वो वर्ब इंडेफिनिट टेंस में होगा। क्लियर हो गई बात? अब आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। हेलो देखियो जरा, बड़े ध्यान से देखियो। अगर मैं आपको बात करूं, ए बाबू हमने यहां लिखा आई कॉल यू एवरी डे, हम आपको रोज रोज बुलाते हैं। फिर हमने यहाँ पे लिखा सी कॉल्स मी, वो मुझे बुलाती है। अब इसी से काम चल जाएगा। हमने यहाँ पे लिख दिया रेखा, रेखा हैज कम लेट, देर से आई है। हमने कहा बेटा इसमें पहचान कि कौन है तुम्हारा इंडेफिनिट। अब तुम सोच में पड़ जाओगे। एक एग्जाम्पल और मैं लपेट लूं तो मजा आ जाएगा। गो देयर
फुल स्टॉप। अब कहेंगे इंडेफिनिट पहचान, तो तुम्हें क्या देखना है, वर्ब 1 या वर्ब 5। यहाँ जैसे तुमने देखा गुरुजी वर्ब 1, ये जैसे देखा वर्ब 5। अब बच्चा कहेगा सर ये V5 कथी है, अरे पहले ही पढ़ा दिले बनी बाबू हमार कि वर्ब में एस लागल हुई तो सीधे V5 हो जाए, टेंशन लेला के जरूरत नहीं है, जितना V5 हुई सब सिंगुलर हुई, ये V5 हो गया। अब यहाँ देखो बच्चा जी, यहाँ पे हैज के साथ क्या लगा है, बोलो हेलो, हेलो क्या लगा है, हैज कम लगा है। यहाँ तो वर्ब 1 या वर्ब 5 नहीं आया, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ गया, और हम क्या बोले हैं, वर्ब 1 या वर्ब 5 आएगा। यहाँ पे क्या लग गया हमारा, वर्ब 1। तो जो भी वर्ब 1 वाले हैं सब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और ये कुछ और है, इसको हम लोग आगे बोलेंगे, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पे देख लो, अगर ये वर्ब 5 है लेकिन यहाँ पे सामने क्या लग गया है, वर्ब 3, काम गड़बड़ हो गया। बात समझ में। एक और एग्जांपल राजा यहाँ कर लेते हैं, नंबर 5। जैसे हमने लिखा सी डज नॉट नो मी, वो हमरा के नहीं जानती है। तो तुम कहोगे अच्छा सर यहाँ तो आ गया डू डज, आप बोले थे आएगा, डू डज के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, वर्ब 1 का। तो गुरुजी भी किस में चला गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बोलो रे, समझ आया। उसी प्रकार बाबू हमारे यहाँ देखो, अगर जैसे हमने लिखा कि सी इज ए डॉक्टर, वो डॉक्टर है बेटा, यहाँ पे वर्ब 5 का ये काम कर रहा है, ये भी तुम्हारा किस में होगा, इंडेफिनिट नहीं बोलने का, इसको सिंपल बोलने का, क्योंकि एक्शन इसमें नहीं हो रहा है। तो ये हमने आपको बेसिक समझा दिया। अब रजा इसके बाद पॉइंट में बढ़ते हैं नेक्स्ट, और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या आती है प्यारे बच्चों, तो अगला पॉइंट आता है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स माने समझ रहे हो, संरचना। अब संरचना की बात करते हैं बड़े ध्यान से। पहला देखो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 होगा या वर्ब 5 होगा, इसके बाद में हमें OW लिखना है। अब जानते हो, हम देखते हैं कहाँ पता है, हम बहुते लोग यहाँ सीधे लिख देता है ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सीधे लिख देता है ऑब्जेक्ट होगा। अरे बाबू यहाँ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यहाँ कोई कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, कुछ हो सकता है राजा, लेकिन यहाँ लोग के ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है बीमारी पड़ा है। यहाँ OW का मतलब क्या है राजा, तो OW का मतलब यहाँ समझ लो, O का मतलब हो गया अदर। हम बड़े स्मार्ट खिलाड़ी हैं सर, हम लोड नहीं लेते हैं ना, टेंशन लेते हैं। अदर, और यहाँ O का मतलब हमने बना दिया वर्ड्स, तो ये क्या हो गया, अदर वर्ड्स, यानी कि इनके अलावा जो भी आएंगे हम आगे रखेंगे। तो ये हो गया हमारा, जल्दी बताओ, पहला स्ट्रक्चर। दूसरा क्या बनाएंगे, निगेटिव। सब्जेक्ट के बाद क्या रखेंगे, डू को या डज को, फिर नॉट को, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। तीसरा बनाएंगे, डू या डज को शुरू में लेके आएंगे, प्लस सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। चौथा लेके आएंगे, डू रखेंगे या बेटा जी डज रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट रखेंगे, के बाद में OW रखेंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। पांचवा बनाएंगे, WH के बाद क्या रखना है, डू या डज के बाद सब्जेक्ट, वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड्स। छठा क्या रखेंगे, डू या डज, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या जोड़ देंगे, नॉट के बाद वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ गौर से एक बात देखना, ये जो पूरा मामला है, ये मामला क्या है, स्ट्रक्चर नंबर 3 का, तो इसको रिप्लेस करके सीधे 3 लिख देंगे। ये जो मामला है इसको सीधे रिप्लेस करके स्ट्रक्चर नंबर कितना लिख देंगे, 4। तो यहाँ पे 4 बनेंगे। और एक ये भी पहचान है कि जहां सेंटेंस की बनावट ऐसी होगी तो समझ लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। बोलो समझ में बात आया, यानी कि 6 वाक्य हम बनाएंगे। और प्यारे बच्चा लोग, हम एक ही जगह बना रहे हैं, इसके बाद वाले जो भी टेंसेस हम पढ़ाएंगे उसमें ये सब आपको खुद बनाना पड़ेगा। एक बार देख लो, सब्जेक्ट वर्ब का पहला या 5वां रूप अदर वर्ड्स, ये पॉजिटिव हो गया। डू डज नॉट प्लस वर्ब 1, ये नेगेटिव हो गया। डू डज सब्जेक्ट वर्ब 1, देख लो यस नो वाले क्वेश्चन हो गए, यस नो में ये नेगेटिव हो गया, WH का पॉजिटिव हो गया, WH का नेगेटिव हो गया। इसीलिए तो शुरू में आपको राजा पढ़ाए थे बेसिक वाली क्लास, ग्रामर 1 और ग्रामर 2 बेसिक वाली। जो लोग नहीं पढ़े हैं जाके जल्दी पढ़ो, तब इधर तुमको मजा आएगा, है ना। अब एग्जाम्पल्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे हम मान लो लिख लेते हैं, ही
कम्स लेट। अभी एकदम बेसिक एग्जाम्पल, इधर जगह ज्यादा नहीं है इसलिए हम ज्यादा स्पेस लिए नहीं है। दूसरा की बात कर देते हैं, ठीक है। दूसरा ही क्या लगा देंगे बेटा, डज नॉट और वर्ब वन हो जाएगा कम, फिर क्या हो जाएगा लेट। इसको क्या बनाओगे, डज ही कम लेट। फिर क्या बनाओगे यहां, डज ही नॉट कम लेट। अगला में क्या बनाओगे, कोई सा भी WH लगा दो, वाई डज ही कम लेट। और लास्ट वाला क्या बनेगा, वाई डज ही नॉट कम लेट। समझ में बात आया। अब इनकी हिंदी जब बनाओगे तो बेटा हिंदी बनाने के लिए तुम्हें ताते ती का इस्तेमाल करना पड़ेगा या और भी बहुत सारे शब्दों का। तो वो जो तुम पहचान बताते हो ना, वो तुम हिंदी वाले सेंटेंसेस की पहचान बनाते हो, इंग्लिश वाले की नहीं। अब इनकी अगर तुम्हें हिंदी बनानी है तो फिर ताते ती लेके आना होगा, हिंदी से इंग्लिश बनानी है तो फिर तुम्हें वही वाला जो घिसा पीटा बचपन से पढ़े हो। लेकिन हम लोग तो अभी ग्रामर पढ़ रहे हैं। हिंदी क्या होगा, वह देर से आता है, वह देर से आता है। अभी हम लोग खत्म नहीं हुआ, अभी तो बेसिक चला रहे हैं, अभी तो सारा खेला आना बाकी है। देर से आता है, वह देर से नहीं आता है, बोलो जहां बैठे हो वहीं से। ही कम्स लेट, वह देर से आता है। ही डज नॉट कम लेट, वो देर से नहीं आता है। डज ही कम लेट, क्या वो देर से आता है। डज ही नॉट कम लेट, क्या वो देर से नहीं आता है। वाई डज ही कम लेट, वो देर से क्यों नहीं आता है। वाई डज ही नॉट कम लेट, वो देर से क्यों नहीं आता है। तो ये 6 का हिंदी आप लिख लियो, फिर आपकी पकड़ हो जाएगी। क्यों, चूंकि एग्जाम में अपने कुछ बेटा ट्रांसलेशंस भी पूछे जाते हैं, तो इस पे आप ट्रांसलेशन इजीली क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो बोलो बेसिक बातें समझ में आई, अरे आई बातें समझ में। क्या क्या मैंने समझाया, हमने आपको बेटा पढ़ाया सिंपल में, इंडेफिनिट में हमने आपको क्या बताया। देखो इंडेफिनिट का देखो ना, इनडेफिनिट जो डेफिनिट नहीं हो, जो निश्चित नहीं हो, प्रेजेंट कहां से निश्चित होता है। और एक सिंपल, तो सिंपल का मतलब मैंने कहा जो नॉन एक्शन वाले सेंटेंसेस होंगे। फिर हमने इंडेफिनिट में कहा जो क्रिया कंप्लीट नहीं होगी प्रेजेंट में, आइडेंटिफिकेशन में वर्ब 1 या वर्ब 5 या डू डज मिल जाए, हमने एग्जाम्पल्स करा दिए। स्ट्रक्चर्स में हमने 6 स्ट्रक्चर्स करा दिए, हमने एक एक एग्जाम्पल दे दिए। यहां से बेसिक चीजें आपकी खत्म। अब जो मेन मोहरा आता है वो मोहरा आता है यूज का, उसके पास हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है ना। जानते हैं बेटा, देखिए जब मैं पटना पढ़ रहा था, ठीक है ना, कहाँ पढ़ रहा था, पटना, तो एक इंस्टीट्यूट में हम स्पोकन इंग्लिश सीखने गए थे, और बेहतर इंस्टीट्यूट है पटना का। जो लोग अगर पटना से देख रहे होंगे तो वो पहचान जाएंगे। तो एक स्पोकन का है ना, ठीक है, जो लोग पटना वाले होंगे ना, जो बच्चा पटना वाला होगा वो पहचान जाएगा। तो पटना में एक स्पोकन इंस्टीट्यूट चलती है, आज भी चलती है, आइडियलाइज के नाम से। तो जब मैं 12th में था, 12th के बाद भी जब मैं पटना में रुका तो काफी दिन तक मेरी पढ़ाई हुई, और आज भी वहाँ के टीचर्स से मेरी यूं कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो मजा आता था। उस समय हम लोग को टेंस जब की टेस्ट हुई थी तो उसमें था कि 4 मिनट में आपको टोटल 12 टेंसेस में 10 टेंसेस के डेफिनेशंस, स्ट्रक्चर्स और आपको एक एक एग्जांपल्स आपको सुनाने हैं। और मैं बड़ा अपने आप को, अब क्या कहूँ, प्राउड फील होता था, क्योंकि जितने भी कंपटीशन होते थे थोड़ा बहुत मेरा रैंक ठीक होता था, या तो 1 नहीं तो 2 होता था, ठीक है। तो हम लोग को पूरा सर जी पढ़ाए थे। कब, जब इंडेफिनिट की बात आती थी तो सर जी पढ़ाए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सुन लो ध्यान से सुनो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन व्हिच इज नॉट कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस अदर वर्ब सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, आई राइट ए लेटर, आई डोंट राइट ए लेटर, डू आई राइट ए लेटर, डोंट राइट ए लेटर, व्हाई डू आई राइट ए लेटर, व्हाई डोंट आई राइट ए लेटर। अब ऐसे ही पूरा बोलना पड़ता था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन व्हिच इज कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, सब्जेक्ट प्लस इज मार्क प्लस वर्ब 4 प्लस अदर वर्ब सब्जेक्ट प्लस इज मार्क प्लस नॉट प्लस
वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड, उसके बाद ईजीएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस, ऐसे पूरा का पूरा विद इन 4 मिनट्स आपको डिलीवर करना पड़ता था। और हमें उस समय की सारी डेफिनेशन, सारे एग्जांपल्स आज भी याद है। बात समझ में आया? तो ये सारी चीजें हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वहां से हमने जो है ये प्रैक्टिस वाली चीजें सीखी, और तब से मैं बच्चों को कहता हूं कि इफ यू वांट टू become fluent in English, you have to learn like this. You have to recall all these 6 structures in English and make 6 sentences on these 6 structures and try to recite them in a fluent way, and then practice, then your tongue will twist, आपकी जुबान ट्विस्ट कर जाएंगी, and then you will start speaking. तो आप शुरू कर देंगे। वहां से फिर यहां हम लोग आ गए, धीरे धीरे ऐसा माहौल बन गया। चलिए, छोटी सी कहानी थी, नेवर माइंड, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से प्यारे बच्चे कहानी हमारी शुरू हो जाती है, एंड द स्टोरी नाउ कम्स टू द मोस्ट टर्निंग पॉइंट। सबसे टर्निंग पॉइंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं, एंड दैट इज द यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बेटा यहां से ना डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं, यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एकदम साफ घोर के पी जाओ भैया, है ना। और आपने भी जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं टेंस तो पढ़ा होगा, और यहाँ आपके भाई टेंस पढ़ा रहे हैं, तो नाउ यू विल मेक डिफरेंस। ठीक है, अब आप डिफरेंस कर सकते हो कि ओकरा में का स्वाद बा, इहवा का स्वाद बा। चला आगे पढ़ल जा बाबू, चलो आ जाओ। जब हम बेटा जी बात करते हैं यूजेस की, किसकी बात करते हैं, यूजेस का मतलब अब प्रयोग का, तो सबसे पहला जो प्रयोग आता है ना, बड़ा मजेदार प्रयोग है, ध्यान से समझना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला प्रयोग है बेटा जी, जो काम आप डेली करते हो, जो आपकी डेली रूटीन है, जो रेगुलर एक्टिविटीज हैं, जो परमानेंट एक्टिविटीज है, वो हमेशा ऐसी होती रहेंगी। उन सभी सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं 7 बजे अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो ये मेरा रोज का काम है। समझते हो, गाना सुने हो ना, 4 बोतल वोट का, काम मेरा रोज का, ना किसी ने बोला ना किसी ने टोका। तो ये अपना हैबिट बता रहा है। गाना आता है, सुबह से लेके शाम तक। समझ रहे हो, अरे वाह, मजा आ जाएगा, पढ़ के तो देखो। तो ये पहला जो यूज है बेटा जी, वो पहला यूज किसको बताता है, समझिएगा। तो इसका प्रयोग किया जाता है टू मेंशन। मेंशन का मतलब बेटा, आप टू शो भी लिख सकते हो, दिखाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या हमें दिखाना है बता दियो जरा। तो हमें दिखाना है टू मेंशन रूटीन एक्शन, रूटीन या फिर बोल सकते हो आप डेली एक्शन, और यही डेली एक्शन राजा आपकी क्या बन जाती है, आपकी हैबिट बन जाती है। और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बबुआ हो कहाँ आवेला, तो हमने के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एकदम ऐसे चीर फाड़ के क्वेश्चंस आते हैं। तो बोलो बेटा, याद रहेगा, है ना। अब इसके लिए जो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, वो दिल खुश हो जाएगा आपको। चलो वो क्या है, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर वहां हम लोग पहुंचेंगे। तुम दिल की धड़कन में, चलो भैया देखते हैं। पहली एग्जाम्पल मैंने सेट करा, सी ऑलवेज कम्स at the right time, at the right time। यहां पे मैंने लिखा he often visits my home। ठीक है, फिर यहां पे मैंने लिखा I usually invite them। यहां पे मैंने लिखा they go to
स्कूल एवरी डे। चलो जी बेटा, बड़े ध्यान से पूरे सेंटेंसेस को देखो, खूब ध्यान से देखो। पूरे सेंटेंसेस को देखो, हमको फिर जहां ले जाना है हम आपको लेके वहां चले जाएंगे। ल 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 ठीक है, अब आए वो एक एक करके समझते हैं। अब देखो भैया, इस सब में हम शुरू में बताए थे कि हमें एग्जाम में क्या देगा, टाइम, और हमसे क्या पूछेगा, टेंस। क्या देगा उधर, टाइम, और हमसे क्या पूछेगा, टेंस। तो हमें क्या करना है, और वो टाइम का पता कैसे चलेगा, तो किसी वर्ड से, किसी फ्रेज से, किसी सेंटेंस से, किसी से भी पता लग सकता है। यहां देखो गौर से, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, एवरी डे, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हमें बताते हैं कि काम मेरा रोज का। आई सी ऑलवेज कम्स एट राइट टाइम, वो हमेशा सही समय पर आती है, यानी कि वो उसका डेली हैबिट है, वो आती है। ही ऑफन विजिट्स माई होम, वो प्रायः मेरे घर आता है। आई यूजुअली, मैं प्रायः इनवाइट देम, उन्हें आमंत्रित करता हूं। आई गो टू स्कूल एवरी डे, हम तो प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ कीवर्ड्स है राजा जो तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। और ये देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि गुरुजी ऐसा लग रहा है कि कहीं ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट से तो नहीं मेल खा रहा है। चलो भैया, तो आते हैं यूजुअली, ऑफन, ठीक है, यूजुअली ऑफन हो गया। उसके बाद में बात करते हैं, बहुत सारे शब्द हैं जैसे ऑलवेज, ला फ्रीक्वेंटली, ठीक है बाबू। इधर में हम लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे यूजुअली हो गया, ऑफन हो गया, ऑलवेज हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया। इधर में ओकेजनली, ठीक है, जगह है नहीं, आप इतना भी कर लोगे तो आपका काम निकल जाएगा, ठीक है। इसके अलावे याद रखियो, जैसे रेयरली, जैसे बेयरली, जैसे नेवर, बात समझ में आया, जैसे हार्डली, है ना, जैसे सेल्डम, याद रखियो, ठीक है। उसके अलावा बेटा जी एवरी के साथ, एवरी के साथ क्या लगा रहता है, टाइम, जैसे एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, ये सारे शब्द लगे रहते हैं, ठीक है। इसके अलावे भी और सारे शब्द होते हैं, हमारा इनसे काम चल जाएगा। अब इसमें हमें क्या याद रखना है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्या याद रखना है कि ये वाले जो भाई साहब हैं ये सभी के सभी पॉजिटिव हैं, सभी के सभी क्या है, पॉजिटिव है। और इनका प्रयोग जो है राजा समझिएगा, मेन वर्ब से पहले करना है। और यहाँ मेन वर्ब के रूप में कौन है, वन या फिर फाइव से पहले, बड़े ध्यान से समझ लो। दूसरा जो यहाँ पे बेटा जी शुरू होता है वो होता है रेयरली। ये भाई मेरे सारे के सारे ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, याद करो क्वेश्चन टैग वाला समय, है ना। रेयरली, बेयरली, नेवर, हार्डली, सेल्डम, स्कैर्सली, ये सारे शब्द इसमें आते हैं, सभी के सभी शब्द। तो हमारा तो काम चल जाएगा, एनफ है इतना, ठीक है। चलो थोड़ा इधर कर देते हैं, कुछ लोग दिख नहीं रहा होगा। ये सब बेटा होते हैं नेगेटिव, ये सब के सब क्या होते हैं बोलो जरा, नेगेटिव होते हैं। लेकिन इनका भी प्रयोग आपको मेन वर्ब से कहाँ करना है, पहले करना है, याद रखना, ठीक है। चलो अब यहां से हम बढ़ते हैं किनके बारे में बेटा, यहां से आते हैं इनके बारे में। तो ये हमारे कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंस में बिल्कुल पॉजिटिव है। इनका प्रयोग
ठीक है, सेंटेंस के आखिर में करना है, आखिर यानी कि अंत में करना है। ठीक है, खूब ध्यान से इनको देखो और अभी पढ़ो, जहां हो वहीं से पढ़ो। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? चलो, जहां हो वहीं से पढ़ो। यूजुअली, ऑफन, ऑलवेज, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली। अच्छा, रेगुलर से भी बन जाता है, रेगुलरली, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। रेयरली, बेयरली, नेवर, हार्डली, सेंडम, एवरी प्लस टाइम यानी कि एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, ये सब होंगे। याद रहेंगे ये सारे के सारे शब्द, कहाँ कहाँ किसका इस्तेमाल करना। अब देखो, जब ये खुद नेगेटिव है बेटा, तो अपने साथ कोई दूसरा नेगेटिव शब्द नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा। हम आपको बेटा जी 12th से ऊपर पढ़ा रहे हैं। अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हो ना, तो इसमें ये सारा 2-3 गो शब्द याद कर लेना। एनफ है बेटा, एनफ है। ये एवरी वाला तो मोस्ट में भी आई है, बिहार बोर्ड में इतने आता है। और बाकी सारी चीजें आपको जीवन भर काम आएंगे। इसलिए मैंने बोला था कि टेंस आपको बड़े ढंग से हम पढ़ाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अब इन सारे कीवर्ड्स को देखो और इधर पीछे चले आओ। देखो, ऑलवेज कहाँ आया? मेन वर्ब से पहले। विजिट्स कहाँ आया? मेन वर्ब से पहले। यूजुअली कहाँ आया? मेन वर्ब से पहले। एवरीडे कहाँ गया? पूरे सेंटेंस के लास्ट में गया। चलो, बात समझ में आया? अब मान लो, जैसे अगर यहाँ पे बाबू मेरे, अगर हम ऐसे लिखे जैसे ही डज नॉट, ठीक है, ही डज नॉट, सेल्डम है जी, कम टू माई विलेज। अब जरा सेंटेंस पढ़ो और बताओ इसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। ठीक है, हाँ जी, इसको हटा दो। ठीक है, चलो खूब ध्यान से देखो और सोचो, अच्छे से बताओ इसमें कहाँ दिक्कत है। अगर समझ जाओगे तो फिर मेरा प्रयास सार्थक सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, चलो 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 मेरे भाई, चलो रे चलो, छोटी छोटी बहना, दिमाग लगाओ। अब आप बोलोगे सर जी ये तो अपने आप में नेगेटिव है। तो गुरुजी जब ये अपने आप में नेगेटिव है तो ये बवंडर आपने क्यों लगाया? अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे कुछ है ना, स्टूडेंट्स लोग हैं, जैसे आप लोग जैसे हैं। अब वो सोचेंगे इसमें कि काम करते हैं ना सर, अच्छा ये रहेगा कि इसको हटा देते हैं तो फिर सही हो गया सर। हम बोलेंगे वाह। कुछ कहेगा नहीं सर, एक काम करते हैं ना सर, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे एस जोड़ देते हैं, फिर भी सही हो गया सर। वो खूब दिमाग लगाते हैं और जाहिर से वे सोच रहे हैं, क्योंकि वो नादान परिंदे हैं, नादान परिंदे हैं। अब इसमें किसको मैनेज करे तो सेंटेंस सही हो, तो यहां बात तुम याद रखना। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, टाइम बराबर टेंस लिखना सही है या टाइम डज नॉट इक्वल टू टेंस लिखना सही है या टाइम ग्रेटर देन टेंस लिखना सही है या टेंस इज ग्रेटर देन टाइम लिखना सही है? ये बात तो दोनों बराबर है, इधर उधर से देखने की इसमें कौन एक्सप्रेशन सही है, ध्यान से बताओ। कोई कहेगा गुरुजी टाइम और टेंस दोनों इक्वल है ना जी ना,
कहाँ टाइम बात करता है एक्शन कब हुआ, कहाँ ये सेंटेंस की मीनिंग की बात करता है, कहाँ एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, कहाँ ये एक यूनिवर्सल टर्म है, कहाँ ये लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट है। कौन? टाइम। टाइम का कहाँ लेना देना लैंग्वेज से है? ये कभी इक्वल नहीं हो सकती, ये एक्सप्रेशन गलत है। टेंस क्या है? टेंस तो स्टडी है ना डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब का विद द रेफरेंस ऑफ टाइम, तो दोनों अलग चीजें हैं भैया। और यहां देखो ये एक्सप्रेशन सही है, टाइम अलग है टेंस अलग है, किसी किसी समय दोनों इक्वल हो सकते हैं, लेकिन मतलब संभवतः देखा जाए ऑन अ लार्ज स्केल तो ये वाला एक्सप्रेशन सही है। टाइम अलग चीज है सर। टाइम जो होता है ये एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, इसको नहीं लेना देना है आपके ग्रामर से। ये जो है कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये हर जगह चलता है सर, एक ही जैसा चलता है। ये जो है इंडिपेंडेंट है सर, इसको भाषा से कोई लेना देना नहीं है। इंडिपेंडेंट कहाँ से? इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑफ द लैंग्वेज। ये भाषा से बिल्कुल क्या है राजा? इंडिपेंडेंट है। ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स ऑन, मीनिंग पर डिपेंड करता है बेटा, ये मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, कितना आप कहोगे, है ना। ये सारे टाइम होते हैं, जैसे ग्रामर में कोई आपका टाइम वाला चैप्टर नहीं होगा। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यहाँ 2 बजते हैं तो पूरी दुनिया में 2 बजते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ द लैंग्वेज, इसको लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। जैसे संस्कृत में टेंस पढ़ते हो तो आपको 10 लकार मिलेंगे, 5 तो आपने पढ़ रखा होगा, 5 और होते हैं। हिंदी में पढ़ोगे तो 3 ही मिलेंगे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। देखो भाषा बदली, टेंस बदल गया, लेकिन ये टाइम सब में सुबह 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 सुबह, शाम 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 हो जाएंगे। उसका शब्द अलग हो सकता है लेकिन समय तो वही होगा। ये क्या होता है? डिपेंड करता है सेंटेंस की मीनिंग पर। सेंटेंस के मीनिंग को देख के हमें पता लगता है समय का। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, कब? तो अभी प्रेजेंट में। तो ये सारा चीज क्या होता है? टाइम। और इसके जस्ट अपोजिट टेंस होता है। टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है, टेंस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, टेंस भाषा से इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है। टेंस मीनिंग पर नहीं, टेंस वर्ब के फॉर्म पे डिपेंड करता है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ। अब टाइम और टेंस में कौन बड़ा है? अरे भैया टाइम यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। कोई पूछे ना टाइम टेंस है तो उससे पूछना, बता जनवरी क्या है? 10 से की टाइम है, तो कहेगा ना 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 ये तो टाइम है। होली क्या है रे? 10 की टाइम। तो बोले अच्छा ये तो टाइम है। दोनों अलग चीजें हैं भाई, मैंने भी आपको पढ़ाया। अब यहाँ देख लो, टाइम जो है 10 से वो बड़ा है, टाइम बड़ा चीज है और उसके अंदर में हम लोग आते हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है, ये वाला एक्सप्रेशन गलत है। टेंस बड़ा नहीं है। अब तुम बताओ सेल्डम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। अगर समझ में मेरी बात आ रही हो तो बड़े मजे से समझना, थोड़े लेवल ऊपर की बात हो रही है। नहीं तो फिर वो जो टीचर्स लोग पढ़ाते ना, पीडीएफ खोल दिया, हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम रटाते तुमको जा रहा है, तुम्हारा ग्रामर बर्बाद कर देगा वो सब। ठीक है ना, वो सब के चक्कर में मत पड़ना कहियो। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है बेटा जी? ये तुम्हारा टाइम है। तो तुम टाइम को अगर चेंज कर रहे तो तुम गधे हो, तुमको वर्ब को चेंज करना है। तो इसको हटा दो, ही सेल्डम और कम्स कर दो, अब जाके सही हो गया ये सेंटेंस। क्यों? चूंकि 2 नेगेटिव चीजें हैं एक साथ नहीं, एक मयान में 2 तलवार कैसे रही हो, ये बात है। तो बोलो पहला समझ में आया? तब तो बोलोगे हाँ गुरुजी पहला तो हमको समझ में आया। वो ये है कि गुरुजी रेगुलर रूटीन या हैबिट को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, जिसका ये सारा कीवर्ड्स है। गुरुजी मजा आ गया सर, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज समझ के। हम बोले चलो समझ में आ गया, बजाओ ताली, इनकलाब जिंदाबाद। अब प्यारे बच्चा जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, हेलो तैयार हो दूसरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए? तो हाँ सर, तो इसमें याद रखना टू शो या मेंशन, आप जो मन करे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मन करे शो लिख दो। क्या बेटा जी? टू शो या मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ को बेटा जी मेंशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किस चीज का? बताइए जरा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? बहुते जगह तुमको सर लोग पढ़ाएंगे, है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ यूनिवर्सल ट्रूथ। अरे है कथी? पहली बात समझ,
कि ये यूनिवर्स नाम का एक शब्द है, यूनिवर्स नाम का शब्द है। यूनिवर्स में ही एल जोड़ करके भला आदमी खनिया इसको एडजेक्टिव बना दिया गया यूनिवर्सल, ब्रह्मांडीय। और ट्रूथ शब्द किससे बना है? ट्रू से। तो ट्रू से ही एक नाउन बना दिया गया, क्या बेटा जी? ट्रूथ, यानी कि सत्य। अब वो सत्य जो पूरे ब्रह्मांड में सत्य होगा, हर जगह सेम टू सेम, कहीं इसमें कोई चेंज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, तो उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो अलग अलग कैटेगरीज के हो सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। साइंटिफिकल मतलब साइंटिफिक हो सकता है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक्सप्रेशन हो सकते हैं, कोई कहावत हो सकती है, किसी का कोई स्टेटमेंट हो सकता है, बात समझ में आ रहा है? किसी का कोई कोटेशन हो सकता है, कोई प्रोवर्ब हो सकता है, जैसे साइकोलॉजी में तुम पढ़े होंगे बहुत सारे हैं, फिलॉसफी में पढ़े होंगे, बहुत सारे यूनिवर्सल ट्रूथ्स हो सकते हैं। तो हमें उधर जाना नहीं है, हमें इधर आना है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ जो है बड़े ध्यान से समझना, जितना भी बेटा जी तुमको साइंस में एक्सप्रेशंस मिलते हैं वो सारे यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा वाटर बॉइल्स, ठीक है बाबू, एट 100 डिग्री सेल्सियस, हम वही बात करेंगे जो ज्यादा आपके काम का चीज है, जो एग्जाम्स में आपके आएंगे, ठीक है। उसी तरह आपने पढ़ा होगा आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस का फ्लोट्स कहाँ होता है? कहाँ? वाटर पे आइस फ्लोट करता है। अच्छा एक बात बताना, यहाँ से ऐसे ही हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, कोई सवाल बीच में आ जाता है तो बच्चों से ऐसे ही मन रमाने के लिए पूछ लेते हैं, मजा आएगा, है ना। आपने बेटा जी पढ़ा होगा, एक शब्द पढ़ा होगा आइस, है ना, एक शब्द पढ़ा होगा स्नो। हमने क्या कहा? आइस पढ़ा होगा, स्नो पढ़ा होगा। आइस और स्नो में क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा टॉपिक से इधर आ गए, दोनों का मतलब तो बर्फ समझा होगा। अब समझो, जो आइस होती है ना, जो आइस होती है, समझ रहे हो, वो धरती पर जो जमता है, समझ गए, जो यहाँ आकर के पानी जो है, जो बर्फ में जो परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया, वो सारे आइस हैं। जैसे आप जमाते हो, आइस है। आइसबर्ग होता है जो समुद्र में तैरते रहता है। आइस से आइलैंड बने हुए हैं, आइसलैंड बर्फों का जो लैंड है, द्वीप है, ये सब आइस है। यहाँ आकर के वाटर जो आइस में चेंज हुआ। लेकिन जो स्नो होता है वो ऊपर से जो बर्फ गिरते हैं उसको हम वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं कि इट इज स्नोइंग, बर्फबारी हो रही है। तो जो वो वाला बर्फ है उसे हम स्नो कहते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? ये सीधे जमा जमाया हमको मिल जाता है और ये यहाँ पे आने के बाद जमता है पानी। तो ये आइस और स्नो में क्या है? डिफरेंस है। इसीलिए हमने लिखा आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ये बर्फ पानी पर तैरता है। चलो जी, मजा आया? आगे बढ़ते हैं बेटा जी। इसमें आपने पढ़ा होगा कि द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स, और डूबता है इन द वेस्ट, पश्चिम में डूब जाता है। ये आपने पढ़ा होगा जी, राइजेस, और यहाँ पे क्या बेटा? सेट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने और जी पढ़ा होगा द अर्थ, अर्थ ये मूव करता है, मूव्स, कहा बेटा जी? राउंड द सन। सारे एग्जाम्पल्स को घोर के पी लेना, ये सारे एग्जाम्पल्स रामबाण है, प्रीवियस ईयर मैक्सिमम सवाल इसमें आ रहे हैं। तो ये सारे सवाल जो है बेटा जी कैसे हो गए? तो ये सारे सवाल हो गए आपके साइंस से रिलेटेड हो गए। और भी जो भी आप लिखते हो, जैसे लाइट, आपने पढ़ा होगा कि लाइट ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन। प्रकाश जो है वो सीधी रेखा पर गमन करती है। आपने ये भी पढ़ा होगा था ऐसे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू द वायर, बिजली जो है वो तार से गुजरती है। ये सारी चीजें साइंटिफिक ट्रूथ के अंदर में आएंगे।
है ना। आगे देखो, और ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। बढ़ जाते हैं 5 के बाद 6 वाले एग्जाम्पल पे। आपने पढ़ा होगा 2 and 2 make 4। यहाँ पे ध्यान देना, मेक की जगह बच्चे मेक्स कर देते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। ऐसे तो बहुत सारे बुक्स में लिखे हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों आप कर सकते हो। आप यहाँ पे प्लूरल लेना, यानी कि यहाँ पे आप वर्ब 1 का इस्तेमाल करना है। ठीक है राजा, चलो बढ़िया। इसके बाद एग्जाम्पल्स लेकर के आते हैं। आपने पढ़ा होगा कि 2 पैरेलल लाइन्स, 2 समानांतर रेखाएं, नेवर इंटरसेक्ट क्या, ईच अदर, यानी कि 2 समानांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं मैथ्स में। जैसे ये 2 पैरेलल लाइंस हो गए, ये जाती जाएगी साथ साथ तो चलेगी, लेकिन कभी मिल नहीं पाएगी। समझ रहे हो, हम साथ साथ है, लेकिन कभी मिल नहीं पाएंगे। ये धरती ये आकाश साथ साथ चलेंगे, कभी मिलेंगे नहीं। दैट्स इज कॉल्ड मैथमेटिक्स, है ना। ये मैथमेटिकल फैक्ट्स आ गए। अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स बेटा जी आप लिख सकते हो। और एग्जाम्पल्स की बात कर लो, जैसे आपने सुना होगा, है ना। हे भगवान, जैसे हमने यहाँ लिखा, जैसे लव चेंजेस अ हार्ड हार्ट, एक कठोर हृदय को प्रेम जो है वो परिवर्तित कर देता है। ये आपने कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे ढेर सारे लाइंस लिखे रहते हैं। ठीक है, चलो जी बेटा जी, यहां हमने लिख दिया, जैसे जॉन किट्स कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, तो जॉन किट्स कहते हैं कि ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। आपने पढ़ा होगा ब्यूटी इज अ थिंग जॉय फॉर एवर। आपने पढ़ा होगा कि ब्यूटी इज अ थिंग जॉय फॉर एवर। अब यहां कहां सवाल आता है, तो ये वाला जो है ना, यहीं पे हम लोग मात खा जाते हैं। हम लोग क्या समझते हैं, जॉन किट्स भैया तो पुराने खिलाड़ी हैं, तो ये तो पास्ट में गए, तो यहाँ पे बच्चा सब मार देता है सैड, जो कि गलती कर देता है। ठीक है, आपने बहुत सारे स्टेटमेंट्स और भी पढ़े होंगे, जैसे गांधी कहते हैं डू और डाई, करो या मरो। यहां पर भी देख लो, सेज कबीर सेज बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। ये जितना लाइन आप बोल दो, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है बात समझ में, वो आप यहाँ पे चिपका सकते हो। बहुत सारी चीजें बन सकती है, एग्जाम्पल्स की कमी थोड़ी है। चलो, तो ये किसी किसी का स्टेटमेंट आ गया। आपने ये पढ़ा होगा, जैसे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। पेयर वर्ड्स याद करो, विंस द रेस, ये प्रोवर्ब है, ये कहावत है। तो इस तरीके से प्यारे साथियों, हम कह सकते हैं कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो नॉन एक्शन वाले हो गए। हाँ, आप आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बेटा जी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कितना लिखा जाए। इसके अलावे जैसे कोई बोलेगा गुरुजी मिल्क इज वाइट, हाँ लिख ना भाई, कितना लिख मेरे राजा, लिख। दूध उजला होता था, उजला होता है, उजला होता रहेगा, इस सब का एक ही बात आएगा, मिल्क इज वाइट। तो ये सारी बातें तुम्हें ध्यान में रखनी है, चिपका के, वैसे जैसे चिपका ले, समझ रहे हो, याद रखना है। तो ध्यान से एक एक सेंटेंस को देखो, फिर हम आगे आपको लेके चलते हैं।
हो गया? चलो जी, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। अब इसके बाद की कहानी बड़े ध्यान से समझना, बिल्कुल सीरियस होके, बिल्कुल इतना सीरियस हो जाना, इतना सीरियस हो जाना कि मजा आ जाए तुमको। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। है जी, अगली कहानी नंबर 3। ये कहानी क्या कह रही है, बड़े ध्यान से समझना। ये कहानी कह रही है, एक प्यारा सा सेंटेंस होता है, हालांकि इसके ऊपर हम लोग लास्ट में डिस्कस कर देंगे, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, अब कंडीशनल सेंटेंस किसको कहते हैं, मतलब इसमें तो जोड़ लो यार, कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है। तो कंडीशनल सेंटेंस बेटा ढेर प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें उसमें से जो यहाँ मुझे नीड लग रही है ना, हम वहां क्लियर कर देते हैं, फिर लास्ट में देखा जाएगा प्रैक्टिस के समय। अब कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वैसे सेंटेंस बेटा जिसमें शर्त लगा हो। जैसे यदि तुम कोर्स खरीदोगे तो पढ़ पाओगे, है ना, जब वो आएगी मैं चला जाऊंगा, यदि बारिश होगी मैं यहीं ठहर जाऊंगा। जैसे हम लोग नहीं कहते, इनकेस अगर वो बुलाती है तो मैं नहीं जाऊंगा। जब तक तुम यहां रुकोगे नहीं तब तक हम तुमसे बात नहीं करेंगे। आय है, आय है। तो इन सभी को कंडीशंस के अंदर में रख करके पढ़ाया जाता है। तो हम उसी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपसे। चलो बात करें, करते हैं बात, ध्यान दो। तो कंडीशनल सेंटेंस जो होगा ना बेटा जी, वो दो हिस्सों में बटा होगा। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में बटा होगा, बड़े ध्यान से देख लो। एक को हम लोग बोलेंगे कंडीशनल पार्ट, ठीक है, और एक को बोलेंगे अनकंडीशनल पार्ट, जिसमें कंडीशन नहीं लगा होगा, है ना। है तो सारे कंडीशंस, लेकिन हम थोड़ा सा सेंटेंस का फॉर्मेशन आपको समझा दे रहे हैं। जहां कंडीशनल पार्ट होगा प्यारे बच्चों, कंडीशनल पार्ट होगा, इसमें तुमको वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 का इस्तेमाल करना है। और जो अनकंडीशनल पार्ट होता है उसमें जनरली आपको मन करे तो शैल या मन करे तो विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें। चाहे हमने अभी क्या कहा, चाहे तो शैल या फिर विल, दोनों में से आप जो मन करे वो लगा लेना, इनको याद रखना। और ऐसा नहीं है कि ये शुरू में ही कंडीशनल देगा, ये स्विच कर सकता है, ये इधर से इधर आ सकता है, ये इधर से इधर आ सकता है, अपने को पकड़ना है। अब हमारे बच्चे ये पूछते हैं कि ऐ सर, सर सुनिए ना, कैसे मानेंगे ये कंडीशनल पार्ट है, कंडीशनल पार्ट नहीं है? तो रे बाबू हमारे यहाँ पे तनी मनी कुछ शब्द याद कर लिया, जैसे इफ, इन केस, हालांकि सब में डिफरेंस है, हम लोग देखेंगे आगे समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे। उसके बाद में याद रखना व्हेन, ठीक है। इसके अलावा याद रखना अनटिल, अनलेस, ठीक है राजा, हमने क्या लिखा, अनटिल अनलेस, काम चल जाएगा। और भी होता है जैसे एज लॉन्ग एज, ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना। अब देखो बड़े ध्यान से एक एक चीज का समझो। यहाँ इन दोनों का मतलब यदि या अगर से रिलेटेड होता है, व्हेन का मतलब यहाँ जब होगा, और अनटिल अनलेस बेटा दोनों के दोनों नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है जब तक तब तक नहीं के सेंस में। अनटिल वाला टाइम से रिलेटेड होता है, अनलेस वाला टाइम से रिलेटेड नहीं होता है। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही, याद रहेगा। इसका मतलब होता है जब तक तब तक नहीं, जब तक तब तक, अपन लिख लिया लो तनिशा में देखे नहीं। तो ये जब मिलेगा तुमको तो इसके बाद बेटा लिखा रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद तुमको वर्ब 1 या फिर क्या भरना है, वर्ब 5, जो ये बात मैंने कहा। और इधर में तुमको क्या दिया रहेगा, शैल विल, इधर दिया रहेगा तो उधर पूछेगा, उधर दिया रहेगा तो इधर पूछेगा। गौर से देखियो, जैसे यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल सेट करें, अच्छा स्पेस की कमी है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सारा कुछ ना रुक रुक के सब लोग वीडियो पॉज कर करके सब कुछ लिखेंगे। चलो
अब जैसे बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल समझो बड़े प्रेम से। जैसे यहां पे लिखा इफ इट रेन्स आई शैल स्टे हेयर। मतलब बेटा जी अगर बारिश होगी, अगर बारिश होती है तो मैं यहीं ठहर जाऊंगा। देखो इसमें कंडीशन वर्ड लगा है तो सब्जेक्ट के साथ तुमने किसका प्रयोग किया, वर्ब 5 का, और यहाँ पे शैल के साथ तुमने किसका किया, वर्ब 1 का। अब इसी तरीका से तुमको ऐसे उलट के भी दे सकता है, ठीक है जी, कि आई विल नॉट टीच यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शैल विल कोई भी तुम लगा सकते हो। आई विल नॉट टीच यू unless you pay your fees। मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा, कब तक, जब तक तुम मुझे फी अपना जमा नहीं करोगे। तो यहां देखो शैल विल के साथ लग गया, इधर में अनलेस आया, तो इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमने किसका इस्तेमाल किया, वर्ब 1 का। खटाक, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है, बिहार बोर्ड में ज्यादातर ये पूछता है। अच्छा ये वाली जरा बनाइए तो, अच्छा इसमें तुम बताओ तो कहाँ कोई दिक्कत परेशानी तुमको दिख रही है। इफ यू बॉयल वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट टर्न्स इनटू वेपर, कहाँ तुमको दिक्कत इसमें दिखाई दे रही है, बताओ जरा सोच के बताओ। सोच के बताइयो, है जी, नहीं सोच पाए, चलो हम सोचा देते हैं, ध्यान दो। पहली बात तो बच्चा कुछ सोचेगा, सर इधर तो ठीक है कि ये सब्जेक्ट है, इधर में इसके अनुसार आपने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, सर यहाँ पे ये जो आपने लिखा ना ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप इट विल टर्न लिख दो, तो हम बोलेंगे तुम्हारा सोच बिल्कुल सही है, लेकिन फिर कहेंगे ऐ नादान परिंदे इधर आजा। अब बोलोगे आ गए गुरुजी, अब बताइए क्या करें, तो हम बोलेंगे ऐ बाबू गौर से देखो ना रे, ये जो सेंटेंस लिखल है ये किससे टकरा गया, यूनिवर्सल ट्रूथ से टकरा गया कि ए राजा अगर पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तो ये क्या होगा, वेपर में तो चेंज हो ही जाएगा, और यूनिवर्सल ट्रूथ में हम हमेशा वर्ब 1 या वर्ब 5 का ही इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ये वाला लॉजिक तुम्हारा सही नहीं है, और ये सेंटेंस पूर्ण रूप से बिल्कुल सही है, किसी प्रकार की सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप बोलोगे अरे सर ये तो बाउंसर मार दिए सर, अभी आप इधर जा रहे थे दोनों में लगा दिए। हम बोले हाँ राजा, ये भी कोई चीज होता है जो हमने अभी गला फाड़ फाड़ के तुम्हें पढ़ाया है। बोलो जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझे कि नहीं समझे, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद जरा सा माहौल बनाओ, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट तबाही मच गया, है ना, और पूरी की पूरी रिवीजन कर लेनी है आपको। अब यहां समझो, अगली कहानी पे आते हैं। जैसे आपने सुना होगा द सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर कम्स टुमारो, आपने पढ़ा भी होगा ऐसा कुछ, ठीक है, या द टेस्ट मैच स्टार्ट्स, ठीक है जी, स्टार्ट्स ऑन मंडे, टेस्ट मैच मंडे को शुरू होगा, ठीक है। अब यहां बच्चा जो है इसकी हिंदी निकलती है गागेगी में, जैसे चीफ मिनिस्टर कल आएंगे, टेस्ट मैच मंडे को स्टार्ट होगा, प्रारंभ होगा। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर इसकी हिंदी गागेगी आ रही है, तो हम बोले अरे ताते ती तुम पढ़ के ही बेवकूफी किए हो। अभी हमने बोला दूध उजला होता था, उजला होता है, उजला होता रहेगा, मिल्क इज व्हाइट, तो थाथे थी भी तो इसमें आ गया। अरे भैया इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे, मीनिंग अपने आप तुम सीख जाओगे राजा।
अभी तुमने देखो गांधी जी ने कहा करो या मरो, कहा आ गया। जॉन किट्स ने कहा, ठीक है, कि ब्यूटी इज अ थिंग जॉय फॉर एवर, ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, उसने कहा। अब ये जो पढ़ा लोग ताते थी आई अपना का कहें हम, छोड़ो। तो ये क्या है, यहाँ पे हमने वर्ब 5 लगाया, यहाँ पे भी हमने V5 लगाया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना बेटा। और इसमें एक बात देखो, आगे में जो है तुम्हारा वो क्या दिया हुआ है, फ्यूचर का टाइम दिया हुआ है, फ्यूचर टाइम। इसी को बेटा हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं बताइए जरा, एडवर्ब ऑफ क्या बोलते हैं इनको, एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट को शो करते हैं, समझिएगा, जो जनरली ऑफिशियल, ठीक है ना, मतलब ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की मदद से बना सकते हो। क्योंकि ये वो फ्यूचर की बातें होती है जो एकदम 99.99% है कि ये काम होगा। अगर मैंने कहा चीफ मिनिस्टर कल आएंगे, तो भैया ये छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये कहा है तो आएगा। 0.1% चांस है कि प्लेन क्रश गया, कहीं मर गए, भूकंप आ गया, लेकिन आएगा। टेस्ट मैच मंडे को स्टार्ट होगा तो एकदम स्टार्ट होगा। 0.1% चांस है कि बारिश हो जाए, टेस्ट मैच रद्द हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे एक्शन की होने की पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे राजा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है तो यहां पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है। इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम दिया रहेगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। नहीं तो राजा भूले तो फिर आप गए, ठीक है। चलो आगे बढ़े। इसके अलावे एक और बात याद रखना, हालांकि इसमें अब हम ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, लास्ट वाली चीजें आप सुन लो, बहुत बार होता है। जैसे किसी न्यूज की बेटा हेडलाइंस आ जाती है, किसी का कहानी वगैरह का टाइटल्स जो लिखा रहता है, शीर्षक लिखा रहता है, ठीक है। कहीं कहीं पे लाइव मैच की कमेंट्री होती है, लाइव मैच कमेंट्री, ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं ना, पास्ट की मतलब हिस्टोरिकल एक्शन को या हिस्टोरिकल किसी इवेंट को हम लोग बेटा प्रेजेंट में सुनाते हैं, प्रेजेंट में हम लोग बात करते हैं। कभी कभी ऐसे होता है बेटा जी, सीरीज ऑफ एक्शन चलता है। सीरीज ऑफ एक्शन मतलब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया ऐसे चलती रहती है। तो ये तमाम चीजें भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहती है कि आप रख सकते हो, इनके साथ भी वर्ब 1 या वर्ब 5 का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हेडलाइंस बेटा जी आता है, जैसे समझो हेडलाइंस हमने लिखा कि इंडिया विन बाय 6 रन्स। अभी टेस्ट सीरीज इंडिया जीता ना, इंडिया विन बाय 6 रन्स। अब देखो यहाँ गौर फरमाना, यहाँ कोई बच्चा कहेगा कि गुरुजी ये तो पास्ट की बात हो गई, लेकिन बेटा हेडलाइंस जब अखबार में बन के आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। और यहाँ इंडिया जो है ना, देश की बात नहीं हो रही, यहाँ ये बात हो रही है टीम की, इसीलिए यहाँ पे विंस नहीं लगा है, विन लगा है, जो कि एक प्लूरल वर्ब है। हमने बोला था सारे वर्ब 1 प्लूरल होते हैं। अगर इंडिया किसी कंट्री का नाम होता, कंट्री के रूप में यूज होता, तो हम यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगा देते। बात समझ में आया? जैसे भारत खेल रहा है तो इंडिया आर प्लेइंग, नॉट इज प्लेइंग। इंडिया इज ए कंट्री, ये सही है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे इंडिया विन बाय 6 रन्स बिल्कुल सही है, ये गड़बड़ मत कर देना परीक्षा में। भारत 6 रन से जीत गया। हिंदी क्या बनेगा यहाँ पे कि भारत 6 रनों से जीत गया। आपको हिंदी में ये बनाना है। अब देखो तो हिंदी क्या बता रही थी, हिंदी तो तुमको पास्ट में लेके चला गया और तुम रट रहे हो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता आती है, बट ये सबसे फायदा नहीं होगा। टाइटल की बात होती है तो कहीं कहीं टाइटल जैसे आपने पढ़ा होगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बात समझ में आया? देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा, समझ में बात आ रहा है? सॉन्ग
ऑफ माई संग ऑफ माई सेल्फ उसमें नहीं है। तो जहां भी होता है कुछ चीजों के टाइटल्स जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। लाइव मैच की कमेंट्री, कोई मैच चल रही है उसमें कमेंट्री आती है, जैसे मान लीजिए हमने बोला मिचेल स्टार्क बॉल्स to the Mahendra Singh Dhoni and Mahendra Singh Dhoni hits the ball and ball goes into the air and goes beyond to the boundary line. It's a huge six. What an excellent shot by Mahendra Singh Dhoni. Wow, it's a wow shot. तो बच्चा मस्त हो जाएगा। ये पूरा जो मैंने कथा कहा पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहा, तो यही है तुम्हारा लाइव मैच की कमेंट्री या सीरीज ऑफ एक्शन। एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया, दूसरी क्रिया के बाद तीसरी क्रिया। जैसे बोलते हैं ना डेली रूटीन में सुबह 6 बजे जगता हूँ, फिर उसके बाद ये करता हूँ, उसके बाद ये करता हूँ, उसके बाद ये करता हूँ। दिस ऑल आर कॉल्ड सीरीज ऑफ एक्शंस। सो आई होप समझ में आ गया है ना। जैसे हिस्टोरिकल इवेंट हम लोग समझाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हेयर बिगिंस, समझियो, है ना। ये हमने पढ़ाया था आपको सब्जेक्ट वर्ब बिगिनिंग में। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हेयर बिगिंस द वॉर, यहां पे शुरू हो गया युद्ध। हम लोग कहानी सुनाते हैं ना, राम है ना लंका जाते हैं और अंत में रावण का वध कर देते हैं। फाइनली रामा किल्स, कौन? रावण। तो हम लोग पास्ट के एक्शंस को जब इवेंट्स को जब बताते हैं प्रेजेंट में सुनाते हैं तो बेटा जी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है कि पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट आपके भेजे में समा गया होगा। कहाँ समा गया होगा? आपके भेजे में समा गया होगा और अच्छे से आपने तैयारी कर लिया होगा। सारा लेवल हमने पढ़ा दिया, डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर्स, यूजेस। अब बात रह गई किनकी? बोलो जी, क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो हमें लगता है कि सब में हमने आपको क्वेश्चंस कराए हैं। सारा देखते चलो, सब में हमने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, आपको कहीं अधूरा नहीं छोड़ा है। तो प्रैक्टिस साथ में चल गई, पूरा में देखिए सारा में हमने आपको दिखाए हैं, है ना बेटा जी, सब में। ये तो क्वेश्चंस भी हो गए। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चंस को लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। जब बेटा जी टेंस अपनी खत्म होगी तो फिर पीडीएफ आएगा 50-100 जितने भी 100 100 कम से कम इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और उन सभी क्वेश्चंस को हम कुछ सॉल्व कर देंगे और बाकी रेस्ट चीजें आप खत्म करेंगे। तो यहाँ पे अपना कहानी समाप्त होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसी के साथ विदा लेते हैं आज की शानदार क्लास में। और हम आपसे बार बार कहते हैं कि क्लासेस आपको बेहतर लग रही हो तो कृपया करके हमसे कभी कभी बात भी कर लिया करो। बड़ा दिल करता है कि जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो हमसे कभी कभार बात करें कि हाँ सर मस्त पढ़ा रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।